बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले जो डिस्कशन की उसमें सिंगल मीन को टेस्ट किया। फिर जो नेक्स्ट डिस्कशन की उसमें हमने दो मीन्स का आपस में कंपैरिजन किया। अब भी शायद दो मीन्स का ही कंपैरिजन है, लेकिन ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशंस है। कंपैरिजन हमने दो मीन का करना है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने दो क्वेश्चन यहां पर मेंशन किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि योर रिसर्च इज टू नो इफ अ सर्टेन डाइट इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एलडीएल। एलडीएल एक टेक्निकल टर्म है, कोलेस्ट्रोल को कहते हैं। एलडीएल लो डेंसिटी लिक्विड प्रोफाइल। आप समझ लें, जो एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। जो एचडीएल होता है हाई डेंसिटी, वो आप समझ लें अच्छे कोलेस्ट्रोल को कहते हैं, और एक होता है एलडीएल लो डेंसिटी, वो आप समझ लें ये बैड काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो इससे हमें कंसर्न नहीं है कि जी ये जो है वो एलडीएल क्या, तो आप समझ लें जस्ट कि ये बैड काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। क्लेम किया जा रहा है कि कोई डाइट है, खुराक है, अगर वो खुराक खाई जाए तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि पेशेंट का जो एलडीएल है यानी कि जो बैड काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं वो कम हो जाते हैं। कहते हैं ना फलां चीज़ खाएं जी, इससे आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, फलां चीज़ खाएं, फलां चीज़ खाएं। अब ज़रा थोड़ा सा सोचें कि अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट प्लान करना हो तो हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। अभी डेटे की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये है कि हम एक्सपेरिमेंट प्लान करेंगे कैसे। कि एक डाइट हमें दी गई है, क्लेम है, पता नहीं सही है गलत है, हाइपोथेसिस है, वो कहते हैं जी ये डाइट ज़रा दें, ऐसे शख्स, ऐसे पेशेंट जिनका एलडीएल बढ़ा हुआ होगा, दैट इज़ द बैड काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगर वो ये डाइट यूज़ करते हैं तो उनसे उनका एलडीएल लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ये ज़रा बात चेक करें। हाइपोथेसिस, पेशेंट तो बेशुमार, बहुत सारे दुनिया में पेशेंट एलडीएल के, पता नहीं ये सैंपल लेना है। तो पहला स्टेप तो आप ये करें कि रैंडमली सिलेक्ट सम इंडिविजुअल्स, कुछ लोग सिलेक्ट कर लें जिनको एलडीएल प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैंने कह दिया कि से 20, तो ये बन गया सैंपल। एंड मेजर देयर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल, देख लें, मेजर कर लें कि जो 20 लोग आपने लिए हैं इस वक्त उनका एलडीएल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो क्या है कितना। 20 लोग लिए जो कहते थे जी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई है, बैड काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे ज़्यादा हैं। 20 लोग लिए और उनके आपने एलडीएल नोट कर लेने हैं। क्लियर? गिव देम डाइट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, से 3 months। अब वो जो न्यूट्रिशन थे, वो डॉक्टर थे, वो कहते हैं जी कि ये अगर जो डाइट है जिसका क्लेम किया जा रहा है कि ये इफेक्टिव है इन रिड्यूसिंग द एलडीएल, ये 3 माह खाएंगे, उसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो आएगा। तो हमने 20 पेशेंट लिए, उनका एलडीएल लेवल नोट कर लिया, उनको वो डाइट दे दी और 3 माह तक हमने कहा है कि ठीक है, बाकी आप अपनी रूटीन में जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो वो आप यूज़ करेंगे, लेकिन साथ आपने ये वाली डाइट भी यूज़ करनी है फॉर द 3 months। एट द एंड ऑफ 3 months, चूंकि जब जो डिस्कशन हुई डॉक्टर से तो उसने कहा जी 3 माह तक ये अगर वो खाता है तो फिर इसका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मेजर द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द सेम 20 इंडिविजुअल्स। दोबारा फिर उन 20 का आप एलडीएल लेवल नोट करें। पहले एलडीएल लेवल नोट किया, 3 माह तक उन्होंने वो डाइट यूज की और 3 माह के बाद फिर उनका एलडीएल लेवल जो है वो नोट कर लिया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में 2 दफा आपके पास डेटा होगा। एक वो डेटा होगा जो डाइट इस्तेमाल करने से पहले पेशेंट का एलडीएल लेवल था, और एक वो डेटा होगा जो उस डाइट को इस्तेमाल करने के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो, तो 2 रीडिंग्स आपके पास आएंगी। एक शख्स आपको 2 रीडिंग प्रोड्यूस करेगा, एक बिफोर यूजिंग द डाइट, एक आफ्टर यूजिंग द डाइट। देयर आर 2 डेटा सेट, one before using
एंड वन आफ्टर यूजिंग द डाइट। डेटा सेट आपके पास दो होंगे, लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, ये जो तो दोनों डेटा सेट्स हैं ये एक सिंगल इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस करेगा। डेटा सेट दो होंगे। जरा मैं क्या कह रहा हूं, ये देखें, ये दो डेटा सेट हैं, एक डेटा सेट ये है, एक डेटा सेट ये है, लेकिन ये जो दो रीडिंग्स हैं 136 है और ये 125 है, क्या ये सेम भी बैटरीज की दो रीडिंग है? नहीं, वो तो न्यू बैटरी है, वो ओल्ड बैटरी है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इसमें जो दो रीडिंग आएंगी आपके पास वो सेम इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस करेगा। यानी कि एक उसका एलडीएल लेवल होगा जो कि डाइट कर इस्तेमाल करने से पहले का होगा, और एक उसका एलडीएल लेवल होगा जो कि डाइट को यूज करने के बाद का होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो डेटा है, ये लिटिल बिट डिफरेंट है प्रीवियस जो हमने डेटा सेट्स पढ़े हैं, जिसमें दो डेटा सेट्स तो होते हैं लेकिन उन दोनों डेटा सेट का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। एक जरा और एग्जांपल देखते हैं। योर रिसर्च इज टू कंपेयर अ न्यू ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द ग्लूकोज इन सीरम विद द एस्टेब्लिश्ड मेथड। ग्लूकोज मैयर, शुगर लेवल मैयर करना। कोई रिसर्चर है, उसने एक नया प्रोसीजर डिज़ाइन किया है और वो क्लेम करता है कि जी मैंने जो प्रोसीजर डिज़ाइन किया है ग्लूकोज का वो चीपर है, वो ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू एस्टेब्लिश्ड मेथड जो पहले ही यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, पहला जो मेथड है आपके घरों में देखा होगा कि जी अगर पेरेंट्स को किसी को शुगर है तो वो उंगली पे जो है वो डिप सुई मारते हैं एंड देन ब्लड ड्रॉप लेते हैं और ब्लड ड्रॉप को फिर वो स्टिप पर रखते हैं और स्टिप के बाद वो ग्लूकोज के ऊपर रीडिंग आ जाती है। ऐसे ही सपोज कर रहा हूँ कि इस रिसर्चर ने एक नई डिज़ाइन किया ग्लूकोज। उसने कहा ये खून वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ये एक स्टिप सी निकाली है, इस स्टिप को अगर आप उंगली के ऊपर रख दें तो वो खुद ही मैयर करके देख लेगा कि इसमें कितना है, तो कोई आपको ब्लड ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है, फलां करने की ज़रूरत नहीं। तो उसने ये एक मेथड बहरहाल दिया है। अब कंपेयर करना है कि क्या ये जो नया मेथड उसने बताया है इससे जो ग्लूकोज की रीडिंग आती हैं और जो एस्टेब्लिश्ड मेथड है उससे जो रीडिंग आती हैं क्या ये एक जैसी हैं? ये ना हो कि मेथड तो बड़ा आसान है लेकिन पता चलता है जी इसकी रीडिंग तो इंटायरली डिफरेंट है और जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी यूज्ड मार्केट में मेथड है उसकी तो रीडिंग ही डिफरेंट आ रही हैं। तो फिर इस मेथड के सस्ता होने का या आसान होने का हमें का फ़ायदा। तो अब इसको कैसे चेक करना है कि जो न्यू मेथड है उसकी जो रीडिंग है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एज कंपेयर टू द एस्टेब्लिश्ड मेथड। रैंडमली सिलेक्ट सम इंडिविजुअल से 20, वही बात कि जी 20 पेशेंट ले लें जिन्हें ग्लूकोज जो है, जिन्हें शुगर का प्रॉब्लम है, एंड टेक देयर सीरम सैंपल, वो सीरम जो ब्लड से लिया जाता है उनके सीरम सैंपल ले लें। डिवाइड द सीरम सैंपल इनटू 2 हाफ्स, यानी कि वो जो आप ब्लड सैंपल लिया है उसको अगर 5 या 6 सीसी आपने सैंपल लिया है तो आप उनको आधा आधा कर लें, 3-3 सीसी कर लें, तो 2 अब आपके पास सीरम सैंपल्स हो गए। पेशेंट एक ही है, 6 सीसी का सैंपल लिया है, 3 सीसी आपने लैदा कर दिया, 3 सीसी आपने लैदा कर दिया। फ्रॉम 1 हाफ जो एक 3 सीसी का सैंपल है, मेजर द ग्लूकोज बाय यूजिंग द न्यू प्रोसीजर। फ्रॉम द अदर हाफ यूज द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू मेजर द ग्लूकोज। तो 2 सैंपल हैं, सीरम सैंपल एक ही पेशेंट से आए हुए हैं, आधा आधा आपने सैंपल कर दिया है, आधे सैंपल के ऊपर आपने एक मेथड अप्लाई कर दिया, आधे सैंपल के ऊपर आपने एस्टैब्लिश्ड मेथड अप्लाई कर दिया, तो 2 रीडिंग आपके पास आ गई। अब आपने नोट करना है कि क्या ये सिमिलर है। अगर तो वो ऐसा ही है तो कह सकते हैं जी कि जो न्यू मेथड है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग प्रोवाइड करता है जो कि ऑलरेडी वेल डिफाइंड डिफिकल्ट एस्टैब्लिश्ड मेथड है, फिर तो बात ठीक है।
लेकिन अगर उनकी रीडिंग ही आपस में कंपैटिबल नहीं है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जी न्यू मेथड जो है वो इक्वली गुड है एज कंपेयर टू द एस्टेब्लिश्ड मेथड. There are two sets of measurements. Glucose measurements from each method. दो सेट्स हो गए ना. एक वो ग्लूकोज मेजरमेंट्स होंगी जो न्यू मेथड से होंगी और एक वो मेजरमेंट्स होंगी जो ओल्ड मेथड से. लेकिन याद रखें ये जो दोनों मेजरमेंट्स हमने ली हैं इन दोनों के जो सीरम सैंपल हैं वो सेम पेशेंट से ही आई हुई. तो ये जो दोनों एग्जांपल्स हैं और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स कि अगर आपके पास दो डेटा सेट्स हों और दोनों डेटा सेट्स आपस में रिलेटेड हों, सेम सब्जेक्ट, सेम पर्सन, सेम एनिमल आपको दो रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है तो इस डेटा सेट को हम बोलते हैं कि ये रिपीटेड मेजर डेटा है. रिपीटेड मेजर यानी कि बार बार आपने रीडिंग मेजर की है. इस डेटा in which the same subject or the individual measured more than once is called repeated measure data. More than once. पहले आपने उसकी रीडिंग ली, खुराक दी, फिर रीडिंग ले ली. अच्छा ये भी हो सकता है कि आपने किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नोट किया, उसको ब्लड प्रेशर लो करने की मेडिसिन दी और फिर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद और 4 घंटे के बाद उस पेशेंट का दोबारा से ब्लड प्रेशर नोट किया. कंसर्न ये था कि ये मेडिसिन अगर ब्लड प्रेशर लो करती है तो कितने घंटे के बाद, ठीक है ना, मोर देन वंस. एंड द सिंपल एग्जांपल ऑफ द रिपीटेड मेजर इज द पेयर डेटा इन विच सेम सब्जेक्ट मेजर ट्वाइस. तो मैं उस लेंथी या हमारे कोर्स में जो मेंशन है वो सिर्फ ऐसा रिपीटेड मेजर डेटा है जिसमें सिर्फ 2 दफ़ा रीडिंग ली गई हैं. तो पिछली जो एग्जांपल्स हैं सेम सब्जेक्ट है, दो रीडिंग दे रहा है जस्ट ट्वाइस. तो मोर देन वंस नहीं है बल्कि जस्ट और जस्ट जो है वो ट्वाइस है. तो ये रिपीटेड मेजर डेटा की जो है वो सिंपल एग्जांपल है. Another name of the pair data are the dependent samples or the correlated samples. कि जो दो सैंपल्स हैं सेम पेशेंट से लिए गए हैं ये डिपेंडेंट है, ये नहीं कि वो डिपेंड करते हैं पहले रीडिंग्स पे, या इन्हें कोरिलेटेड सैंपल्स भी कहते हैं. टेस्ट फॉर कंपेयरिंग द मीन्स ऑफ डिपेंडेंट सैंपल्स. ऐसा डेटा जो पेयर्ड हो, ऐसा डेटा जिसके सैंपल्स एक ही सब्जेक्ट से आए हों, ऐसा डेटा जिसके सैंपल्स कोरिलेटेड हो यानी कि सेम सब्जेक्ट ही दे रहा हो, उसके लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो टी टेस्ट होता है लेकिन उसे हम पेयर्ड टी टेस्ट कहते हैं. तो आप समझ लें जो पहले आपको पढ़ाया गया टी टेस्ट उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें याद है ना कॉटन या नॉन क्वायर से हमने वो रोप्स बनाई थी. तो कॉटन से जो रोप बनाई है उसकी रीडिंग, क्वायर से जो रोप बनाई है उसकी रीडिंग, तो क्या ताल्लुक है उनका? कोई ताल्लुक नहीं है. तो उसे आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. और यहाँ पर एक ही चॉइस है, टी टेस्ट अप्लाई करना है उस वक्त जब डेटा सेट जो है वो पेयर्ड हो, सेम सब्जेक्ट ट्वाइस रीडिंग जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हो. एक एग्जांपल कोट करते हैं. वही एग्जांपल, अ न्यू ऑटोमेटेड प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनिंग द ग्लूकोज इन सीरम, उसको कहते हैं ये मेथड ए है. न्यू मेथड से ग्लूकोज मेजर करना ये मेथड ए है. इज टू बी कंपेयर्ड टू द एस्टैब्लिश्ड मेथड. एक मेथड बी है. तो मेथड बी जो है वो ओल्ड मेथड है, एस्टैब्लिश्ड है, वेल प्रूव्ड है, और मेथड ए जो है वो न्यूली डिजाइन मेथड. बोथ मेथड्स परफॉर्म्ड ऑन सीरम फ्रॉम द सेम 6 पेशेंट्स. ये नहीं कि मेथड ए आपने किसी और पेशेंट पर अप्लाई कर दिया, मेथड बी, और कह दिया जी ए से ये रीडिंग आई है, बी से ये आई है, वो तो आनी है, दोनों पेशेंट ही और हैं. होना तो ये चाहिए दोनों को सेम पेशेंट पर अटेम्प्ट करें, फिर ही पता चले कि कैसे रिजल्ट है उनके. इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबिलिटी. क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग रिजल्ट कंफर्म अ डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ द टू मेथड्स. क्या वो जो सैंपल रिजल्ट्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी इन दोनों रीडिंग्स में रीडिंग डिफरेंस है. रिमेंबर स्टेटिस्टिक्स में हमें इंडिविजुअल से कोई कंसर्न नहीं होती,
हमें अगर कंसर्न होती है तो ओवरऑल मीन से कंसर्न होती है। तो μ1 को मैंने कह दिया कि एवरेज ग्लूकोज लेवल कभी पेशेंट का, जिनको मेथड ए से जिनकी शुगर लेवल मेजर की गई, और μ2 उन पेशेंट वही हैं लेकिन एवरेज नोट की गई है, किसी का ग्लूकोज लेवल कुछ आया, किसी का कुछ, जिनको मेथड बी से कंपेयर किया गया। और ये डेटा था। 6 पेशेंट से ब्लड सैंपल लिए गए, ब्लड सैंपल्स को 2 हाफ में तकसीम कर दिया। आधे हाफ को जब न्यू मेथड से कहा तो उसने कहा जी कि ये उसका ग्लूकोज लेवल है, जो भी इसके mg पर लीटर, जो भी इसके यूनिट है। लेकिन जो एस्टेब्लिश मेथड था उससे जब चेक किया गया तो लिटिल बिट डिफरेंस आया। उसने कहा नहीं जी 1044 नहीं है बल्कि ये 1028 है, तो लिटिल बिट डिफरेंस। अब यही हमने देखना है कि ये इतना मामूली सा डिफरेंस क्या वाकई बड़ा क्लियर है। अगर ये डिफरेंस को इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है तो हम बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे कि यस, एस्टेब्लिश न्यू मेथड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रीडिंग प्रोवाइड करता है जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी यूज्ड मेथड है। एंड बिकॉज द न्यू मेथड इज अ चीपर, सिंपल टू यूज, सो वी मे यूज द न्यू मेथड एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। आप जरा मेडिकल साइंस में भी देखें, ऐसा ही हो रहा है। पहले कुछ था, पहले कुछ था, पहले कुछ था, अब एक नई रिसर्च आ रही है कि जी ग्लूकोज शुगर लेवल अगर आपने इंसुलिन इंजेक्ट करनी है तो जस्ट आप इंसुलिन के ड्रॉप अपने फिंगर पे रखेंगे और इंसुलिन या जो भी मेडिसिन है और उसको अपनी स्किन पे रब करेंगे, वो ब्लड में चली जाएगी एंड देन आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, जो भी है। सेकंड पेशेंट का शुगर जब ए मेथड से मेजर किया तो 720 रीडिंग आई, बी मेथड से था तो 711 रीडिंग है, लिटिल बिट लोअर। थर्ड पेशेंट की शुगर रीडिंग आई 845, लिटिल बिट लोअर। 800 almost similar, 957 almost near about that, 650, 639, तो शायद लिटिल बिट ज़्यादा दे रहा है, लेकिन हमारी इंडिविजुअल से कंसर्न नहीं होती, हमारी किससे कंसर्न होती है? मीन से। रिमेंबर, ये सिर्फ सैंपल है और हमने जो कंपैरिजन करना है उनके मीन्स का करना है, मीन्स का। तो मैंने लिख दिया है μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, जब दो मीन्स का डिफरेंस 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों मीन्स आपस में क्या है? सेम है, दोनों एक जैसे हैं। μ1 है एवरेज ग्लूकोज लेवल बाय मेथड ए, न्यू मेथड। μ2 इज द एवरेज ग्लूकोज लेवल बाय मेथड बी, ओल्ड मेथड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू, 0। इसका मतलब है दोनों मेथड आपको सिमिलर रीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यही चेक करना कंसर्न था। मैंने इसको जरा थोड़ा सा एब्रीवेशंस में कह दें, म्यू ऑफ डिफरेंस करके लिख दिया, मीन डिफरेंसेस 0, यानी कि दोनों जो मीन्स हैं इनका जो डिफरेंस है वो 0 है, और यहां पर लिख दिया इट इज नॉट इक्वल टू 0। जो टी पेयर टेस्ट है, उस टी पेयर टेस्ट में, ये इस टी पेयर टेस्ट का फार्मूला है, टी इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर डी ओवर एन। आप समझ लें, वो जरा सिंगल मीन को याद करें, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस स्क्वायर ओवर एन। वो यहां पर आप एक्स बार नहीं है, यहां पर एक्स नहीं है, तो मैंने यहां पर बनाना है पहले डी। अब क्वेश्चन ये है कि जी पहले डी बनाना है, वो डी क्या चीज है? डी है डिफरेंस, ये डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को डी स्टैंड्स फॉर, तो यहां डी जो है वो डी फॉर डिफरेंस है, ठीक। कोई कंसर्न नहीं है, जिस तरतीब से आपने ये लिखा हुआ है μ1 माइनस μ2, आपने उसी से आपने डी कैलकुलेट करना है। देखें ना, ये पेयर्ड है। पेयर्ड क्यों है? सेम पेशेंट प्रोवाइड 2 रीडिंग्स, सेम पेशेंट बट 2 रीडिंग्स, इन दोनों के डिफरेंसेस कर लें, इन दोनों को माइनस कर लें, तो ये डी आ गया। और जब भी आप किसी के ऊपर
बार लगाते हैं तो इससे क्या मुराद होती है? मीन। तो ये जो डी रीडिंग्स हैं, आप समझ लें कि पहले आपके पास दो डेटा सेट थे और आपने उससे डिफरेंसेस का सिर्फ एक ही डेटा बना दिया, सिर्फ एक डी, और उसका आपने मीन कैलकुलेट किया। किसी का भी मीन कैलकुलेट करना हो, सबको ऐड कर लें, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो मीन आ जाता है। 88 जो है वो डी का सम है, 6 वैल्यूज का सम है, तो 14.67 जो है वो उसका डी आ गया। एस के डी क्या है? एस फॉर द वेरिएंस। किसका वेरिएंस? x1 का नहीं, x2 का नहीं, किसका? डी का वेरिएंस। तो डी के वेरिएंस का फार्मूला हमें पता है, जिसका वेरिएंस कैलकुलेट करना हो उसका मीन कैलकुलेट कर लें, वहां से डेविएट करें, स्क्वायर करके सम करें। और ये पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में आपने जो डिवाइजर यूज करना है वो n-1 इंस्टेड ऑफ n। तो ये मैंने डेविएशंस ली, 16 की डेविएशन ली 14.67 से, जो आंसर आया उसे स्क्वायर कर लिया। 9 की डेविएशन ली 14.67 से, जो आंसर आया उसे स्क्वायर कर लिया, सबको सम कर दिया एंड डिवाइडेड बाय 5 नॉट 6 बिकॉज n-1 एंड दिस वन इज द वेरिएंस। तो मेरा ख्याल है कि इस टी की कैलकुलेशन अब सारी की सारी हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गई। ये मैंने डी, पहले डी कैलकुलेट करना है, फिर उसका मीन कैलकुलेट करना है, फिर उसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इस टेस्ट में उसकी वैल्यूज प्लेस कर देनी है। ये म्यू डी कहां से आएगा? एच नॉट से, बिकॉज वी कंसिडर एच नॉट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 4.62, टू टेल टेस्ट। राइट साइड पर भी रेफरेंस, लेफ्ट साइड पर भी रेफरेंस, दोनों साइड पर आपके पास रेफरेंस वैल्यू जो है वो आ। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टी की वो 4.62 है और टू टेल टेस्ट है, दोनों साइड पर रेफरेंस वैल्यू आएगी। टी टेस्ट यूज हो रहा है, अल्फा बाय 2, पता है ना, टू साइडेड है, टू टेल है तो अल्फा बाय 2 एक साइड पे, और डीएफ कितना होगा? 6-1। हमारे पास 12 रीडिंग नहीं है, यहां रीडिंग पेयर फॉर्म में है, 6 रीडिंग है, n-1। और जब आप उसको टी टेबल से उसकी वैल्यूज नोट करेंगे, 0.025 एट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0.025 एट 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 2.571, 2.571, और फिर उसी तरह से नेगेटिव साइड पे। अब हमारी जो वैल्यू है वो 4.62 है, वो यहां पर आ रही है। इसका मतलब है कि वो रिजेक्ट हो गई। क्यों? वो इस वैल्यू से बढ़ गई, इस वैल्यू से एक्सीड कर गई। इस वैल्यू से एक्सीड करने का मतलब है कि ये स्टेटमेंट गलत है, जिससे मुराद ये है कि जी जो न्यू मेथड है और जो ओल्ड मेथड है उनके दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। न्यू मेथड ऑन द एवरेज वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा जो कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड मेथड जो है वो रिजल्ट दे रहा है, तो वो हम उसको जो है वो प्रेफर जो है वो नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा, यहां अब जो इसके बाद की स्लाइड्स हैं मैंने बेसिकली नोट नहीं किया, ये आपके कोर्स में नहीं है। कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2, वो पहले ये कोर्स में होती थी, फिर बाद में शायद ये एक्सक्लूड कर दी गए। तो इसका मतलब है कि आपका ये जो कोर्स है वो अब यहां तक होगा। अच्छा, हमें कोई फिलहाल इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होंगे, कि आपको कोई असाइनमेंट दी जाएगी या कोई पेपर ही होगा और आपको वो सॉल्व करके नेट से भेजना है, या आपको यूनिवर्सिटी आना है। फिलहाल हमें कोई गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई, लेकिन जैसे ही मुझे कोई गाइडलाइन हमें मिलती है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि जी ये पेपर पैटर्न होगा या इस तरह से आपका
आपके एग्ज़ाम को एवेलुएट किया जाएगा। जो असाइनमेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई हैं वो आपने एज इट इज़ करनी है। एग्ज़ाम के लिए अगर वो हमें कोई असाइनमेंट कहते हैं दैट वुड बी डिफरेंट, वो फिर डिफरेंट आपको असाइनमेंट जो है वो दी जाएगी। एक चीज़ जिसकी आपने बड़ी केयर करनी है और वो है चीटिंग। बिल्कुल आपने असाइनमेंट एक दूसरे को चीट करने के लिए नहीं देनी। मैंने अभी बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि जो मुझे ये प्रूफ मिल गया कि ये चीट हुआ है तो मैं दोनों असाइनमेंट्स कैंसिल कर दूंगा, इररिस्पेक्टिव कि जी ये मैंने की थी, इसने चीट की है। भाई आपने क्यों उसको दी है? वो आपकी प्रॉपर्टी है, छुपा के रखें उसको, चोर फिर रहे हैं आपके बाहर। ठीक, तो आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो चीट नहीं होनी चाहिए। गलत हो जाए कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, लेकिन चीट नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली अगर वो एग्ज़ाम में भी हमें ऐसे ही कहते हैं कि स्टूडेंट्स को कुछ असाइनमेंट्स दी जाएं और उस बेस पर वैल्यूएट किया जाए, उसकी तो मैं बहुत केयर करूंगा ना, उसका तो मैं एक एक वर्ड देखूंगा कि ये चीट तो नहीं हुआ। यस, अगर हम 22-24 साल से पढ़ा रहे हैं तो बिल्कुल हमें 100% गैस हो सकता है कि जी ये फलां जगह से चीट होके आई है और ये फलां जगह से चीट होके आई है। जो दो पेपर वो तो प्रूफ के तौर पर आ जाएंगे, सिमिलर आ गए क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन भी वही है, तो बिल्कुल वो कहते हैं जी दोनों स्टूडेंट्स को आप क्रॉस करें, 0 नंबर करें और भेज दें। तो ये अब आपकी मर्जी है कि जो पेपर कर लेता है वो अगर किसी को चीट करवाता है तो ठीक है, फिर वो कर सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम के रेलेवेंट कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो वो हो सकता है। दूसरी बात है ऑनलाइन क्लासेस की। कोई इशू आ रहे हैं, मैंने यूनिवर्सिटी वालों को भी कहा है कि वो क्लासेस प्रॉपरली हम मैनेज नहीं हो रही, लेकिन फ़िलहाल वो मेरा कोई प्रॉब्लम सुन नहीं रहा। तो ऐसा हम करते हैं कि जो आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मुझे भी उसमें ऐड कर लें उस ग्रुप में, और आप अपने क्वेश्चन स्पेसिफिक, मैं एक मैसेज आपको भेजूंगा, वॉइस मैसेज, जिसमें मैं आपको डेट बता दिया करूंगा कि जी फलां डेट को आप फलां लेक्चर के रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना वॉइस के साथ मुझे भेज दें। जब वो 5-7 लोगों के क्वेश्चन एक स्पेसिफिक डेट तक मुझे आ जाएंगे तो फिर मैं वॉइस के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू ही उनको आपको सोल्यूशन जो है वो मैं बता दिया करूँगा। ठीक है जी। फिलहाल आपका जो कोर्स है वो यहीं तक जो है